अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अमेरिका के चंद बड़े थिंक टैंक्स में से एक है स्टिमिन्स सेंटर। इन्होंने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में कहा हुआ है कि इंडिया के पास जितने भी हथियार हैं इनमें से 86% रशियन ओरिजिन के 2014 से लेकर 2020 तक इंडिया ने जो भी हथियार खरीदे हैं उनमें से 55% रशियंस हैं। अब ये है ग्राउंड रियलिटी कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री जो है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके का है और ये कितना डिपेंड करता है रशिया के ऊपर। और लंबे अरसे से इंडिया रूस पे ही डिपेंड करता रहा है मिलिटरली। अक्सर इंडियन मिसाइल और फाइटर जेट्स हो गए, जितने भी उनके हथियार हैं सारे के सारे जो हैं रशियन है। लिहाजा हर सरकार में रूस इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर टॉप पीरियोरिटी रहा है, हर सरकार में, यानी सेंट्रल पिलर रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंडिया समझता था, मैं डिलिबरेटली पास्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया हमेशा यही समझता था कि रूस को नहीं छेड़ना चाहिए वरना हमारा डिफेंस सिस्टम धपड़धूस हो जाएगा। लेकिन फिर न जाने क्या सूझी इंडिया के अंदर जो डीप स्टेट है उनको कि वहाँ पर वो 2014 में गुजरात के एक लोकल पॉलिटिशियन को, स्ट्रीट पॉलिटिशियंस जो कि सिर्फ दंगे फसाद और इधर के उधर को लड़ा दिया और नीचे की लेवल वाला बंदा, उसको वो ऊपर लेकर आ गए और सब कुछ डिफेंस क्या फॉरेन पॉलिसी सब कुछ उसी बंदे के हाथ में थमा दिया, जिसका ना कोई तजुर्बा था फॉरेन रिलेशंस का, ना कभी उसने इस पोस्ट पे कभी काम किया हुआ था, ना कोई उसको, वो सिर्फ लोकल लेवल की पॉलिटिक्स देखता रहा इतने साल। कांग्रेस को कैसे हैंडल कर रहा है उसको यही आता था, इसके अलावा ही न्यू नथिंग। तो जो एक बैलेंस था इंडियन फॉरेन रिलेशंस में, रूस और अमेरिका के बीच भी बैलेंस था और बड़ा केयरफुली ये बैलेंस पैदा किया गया था और ये इंडिया की डिप्लोमेसी का शाहकार मैं कहूँगा कि हुआ करता था। सबसे बड़ा उनका जो कारनामा था यही था कि रशिया और अमेरिका बैलेंस थे उनके सामने। फिर आप देखें कि बड़ा टैक्टफुली उन्होंने चाइना को पाकिस्तान के एक हद से ज़्यादा करीब होने नहीं दिया। चाइनीज़ और पाकिस्तान के रिलेशंस पुराने हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा ये वो जो एक इंट्राऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट वर्किंग रिलेशंस बन गए ना, वो नहीं थे। वो बड़ा केयरफुली इन्होंने रखा हुआ था हिसाब किताब चाइना के साथ, और ये भी इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ा टैक्टफुली ये बैलेंस किया हुआ था। लेकिन इस सज्जन के आने के बाद, ये जो 56 मिलीमीटर वाले सज्जन हैं, इनके आने के बाद क्या हुआ कि वो जो बैलेंस था ना चाइना और पाकिस्तान के बीच, वो बैलेंस ख़त्म हो गया। इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी मोल ले ली चाइना से, कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी मोल ले ली, इस वजह से वो बैलेंस ख़त्म हो गया और कुछ ज़्यादा ही दोस्ती कर ली अमेरिका से। तो इससे हुआ ये कि चाइना से दुश्मनी हो गई, अमेरिका से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई, तो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात भी इसके नतीजे में ऊपर नीचे होने लगे। अब यूक्रेन में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो अमेरिकन रेजोल्यूशन आई थी, जिसमें अमेरिका ने उनको कहा था कि आप हमारे साथ हैं, क्वाड में भी हैं, इंडो पैसिफिक में भी हैं, आपने हमारे साथ मुआहदे किए हुए हैं कि आप हमारे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बचाएंगे, लिहाजा इस पर अमल करें और रशिया के खिलाफ वोट दें। लेकिन उसमें इंडिया ने ना अमेरिका की साइड ली ना रशिया की साइड ली, दौड़ गए वहाँ से। वोटिंग का जब टाइम आया तो दौड़ गए वहाँ से, एब्सेंट रहे, वोट नहीं दिया। इससे अमेरिका और वेस्ट के साथ इंडिया के रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा इशू ये क्रिएट हो गया है कि अमेरिका ने जो रशिया पे पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं, स्पेशली उनकी मिलिट्री के ऊपर और उनके जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, इससे इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। 86% इंडिया के हथियार रशियन मेड है और रशिया पर ही सैंक्शंस लग चुके हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स पर, डिफेंस मैन्युफैक्चरर जो उन पर सैंक्शंस लग चुके हैं। इंडिया बड़ा परेशान है इसमें। इंडिया उन कंपनियों से अपने हथियारों के स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद सकता अब, जिस वजह से इंडिया को उन हथियारों की मेंटेनेंस में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो काफ़ी तादाद ऐसे हथियारों की है जो कि पहले से ही तकरीबन कबाड़ हैं, लेकिन जैसे तैसे करके स्पेयर पार्ट्स रशिया से मंगवा के उनको मेंटेन रखा जा रहा है। अब ख़तरा यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद इन वेपर्स की जंकयार्ड का हिस्सा बन सकती है जल्दी। इंडियन मिलिट्री की सप्लाई लाइन टूट चुकी है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इंडियन मिलिट्री की 86% असला है भाई वहाँ से, और सारा का सारा उधर से ही, मेंटेनेंस भी उधर से ही हो रही है, वहाँ रशिया से ही आ रही सब कुछ। तो वो जो सप्लाई लाइन है इन सैंक्शंस के नतीजे से टूट चुकी है। इंडिया रूस से ये जो S-400 ले रहा था ना, इसका सिर्फ एक हिस्सा अब तक इंडिया के अंदर आया है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर उन्होंने लगाया हुआ है। एक हिस्सा सिर्फ आया है, बाकी की डिलीवरी अभी रहती है, ये पेंडिंग में चली गई है। अब कुछ पता नहीं कि इसका क्या होगा आगे।
इंडियन नेवी ने अलग से $950 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रशिया से कर रखा है। 2018 में उन्होंने किया था नए वॉरशिप्स लेने का। अभी वो भी रुल गया है मुआहदा, वो उसका भी पता नहीं कि क्या होगा, वो भी दबड़दूस। अमेरिकन पाबंदियों के बाद अब क्या नेवी, क्या एयरफोर्स, क्या आर्मी, सब ने जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स रशिया के साथ किए हुए पहले से ही, उनका फ्यूचर डार्क हो गया है। अच्छा, फिलीपीन वाले अलग से परेशान है, वो रगड़े में आ गए हैं। हर वो मुल्क जो कि इंडिया से हथियार खरीदने का सोच रहा था या कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच रहा था, भाग गया है, क्योंकि इंडिया ने ये जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया हुआ था, बांग्लादेश को भी ऑफर की थी उन्होंने, इंडोनेशिया को भी ऑफर की थी, थाईलैंड को ऑफर की थी, कई मुल्कों को, और बाकी ये जो सारे मुल्क हैं सीरियसली सोच भी रहे थे रशिया की वजह से। वो समझ रहे कि इसमें रशियन इंजन है तो अच्छे मिसाइल होंगे। अब वो सारे दौड़ गए हैं, और फिलीपीन वालों के साथ ये हाथ हो गया है, सीन हो गया उनके साथ कि उन्होंने $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडिया से ब्रह्मोस लेने का। वो कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली डेड हो चुका है। वजह यह है कि ब्रह्मोस में एज आई सेड रशियन इक्विपमेंट डलते हैं, इंजन जो है वो रशियन उसमें डलती है। अब वो सारी की सारी चीज़ें मिलना मुमकिन नहीं होगा इन सैंक्शंस के बाद। तो इंडिया के पीछे लग के फिलिपाइन वालों ने अपनी वाट लगा दी, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने। इंडिया की पहली सबसे बड़ी डील थी इस तरह की। देखें, कोई इंडिया से हथियार लेता नहीं था, ये खुदा खुदा करके कोई डील मिली थी अच्छी, वो भी धपड़दूस हो चुकी है। अमेरिका अब आगे ये होने जा रहा है कि अमेरिका सोच रहा है कि रशियन बैंक्स पे भी सैंक्शंस लगा दें, वो ये भी सोच रहे हैं, जिससे फिर कोई मुल्क डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएगा रशिया को। लेकिन उधर एक और भी मुल्क बड़ा टेंशन में आया हुआ है आजकल, और वो इजराइल है। इजराइल के लिए बड़े इश्यूज पैदा हो चुके हैं। इंडिया की तरह इजराइल के साथ भी रूस के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के कहने पे इजराइल ने कंडेम कर दिया रूस के यूक्रेन वाली इन्वेजन को। अच्छा, वैसे इंडिया ने अभी तक कंडेम नहीं किया, ये याद रहे। कहने का तो इंडिया कहता है ना, हम तो क्वाड में हैं, हम तो एक सेंट्रल पिलर कहते थे, हम क्वाड का हम ही है। उनका मीडिया यही कहता रहा कि भाई हम ही तो हैं क्वाड, हम ही तो हैं इंडो पैसिफिक। कंडेम नहीं किया अभी तक, कंडेम नहीं कर सके। सारा का सारा एक तरफ है क्वाड वाले इंडो पैसिफिक, ये इंडिया वाले दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, ना 3 में ना 13 में, एज आई यूज्ड टू से। वेस्ट वाले अलग से उनको बुरा भला कह रहे हैं, रशियंस अलग से बुरा भला कह रहे हैं कि तुम तो किधर कहीं हो ही नहीं भाई, ना इधर हो ना उधर हो, तुम क्या कर रहे हो। इंडिया जितने भी अलाइंसेज में गया है ना चाइना की वजह से, चाइना के खिलाफ जितने भी अलाइंसेज में गया है, ये बेसिकली एंटी रशिया अलाइंसेज भी हैं। लेकिन अब जब लड़ने का टाइम आया है तो पतली गली से निकल लिए मोदी साहब। 56 इंच वाले बाबे, ना 56 इंच रही ना लाल आंख रही, मतलब पतली गली से कट लिए। दूर से देखा कि ये तो लड़ रहे हैं आपस में, भाग गए वहाँ से। इनको यूक्रेन वालों को, रशिया को लड़ते हुए देखा, भाग गए वहाँ से। ये वेस्ट वाले तो अब लड़ने लगे। लड़ाई के टाइम में इंडिया ने धोखा दे दिया इनको कि मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसे साथ हूँ मैं, बज़ाहिर देखने में कि कितना 56 इंच का पहलवान साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन लड़ाई के वक्त में साथ नहीं हूँ, मैं भाग जाऊंगा। इंडिया ने दिखा दिया है। अब मुझे बताएं कि कौन सा ग्रुप इनमें से इंडिया पे एतबार कर रहा होगा आगे के लिए। अब आगे की सोचें आप। ये जो आलमी ताकतें हैं ना, ये इंडिया को अपने किसी ग्रुप में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये लड़ाई के टाइम या काम के वक्त भाग जाते हैं। बड़ा बुरा प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट कर दिया है। मतलब क्वाड में थे लेकिन उनका कोई कुछ भी नहीं बना यार, कुछ भी नहीं, कंडेम भी नहीं किया आखिर में। ये हाल हुआ इंडिया का। बहरहाल जी, इजराइल ने भी शुरू में कंडेम नहीं किया था, लेकिन फिर हुआ ये कि एक शटअप कॉल आ गई वाशिंगटन वाले बाबा की। बाबा हम शुरू से कहते रहते हैं बाबा डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, लेकिन देखें ना कैसे सैंक्शंस लगा रहे हैं। अभी भी इनके पास बड़ी पावर है अमेरिका के पास, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी वो एक बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन डिक्लाइनिंग फोर्स है। तो इजराइल ने जब कहा कि मित्रों देखें ना, वाशिंगटन वालों को कहा कि मित्रों देखें ना, ऐसा है कि देखें ना सीरिया में भी तो है ना, तो कैसे कंडेम करें, हमें माफ़ कर देना। उधर से शटअप कॉल आ गई, चलो करो जल्दी, कान मरोड़ेंगे तुम्हारे, जल्दी करो इनको कंडेम। तो उधर से उन्होंने कह दिया कि हम तो कंडेम करते हैं, ठीक है भाई, रशिया ने जो कुछ किया है गलत किया है, हम वेस्ट वालों के साथ हैं, हम कंडेम करते हैं। अच्छा, वैसे इसी तरह की एक कॉल वाशिंगटन वाले बाबा न्यू दिल्ली को भी करने वाले हैं। चंद रोज़ में आपको खबर मिल जाएगी, तैयारियां हो रही हैं वहाँ पर वाशिंगटन में कि बहुत हो चुका है। इन्होंने S-400 पे भी हमें पतली गली से निकल ली है और हमें गोली कराई है उन्होंने। अब दोबारा दूसरी बार गोली करा रहे हैं। वहाँ से एक और कॉल आनी है, जिस तरह इजराइल को आई है ना, इंडिया को भी आनी है सख्त कॉल। तो इजराइल को ये कॉल आई और इजराइल ने कंडेम कर दिया। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ है? प्यूटिन बाबा भी तो एक फोर्स है ना दुनिया के अंदर, देखिए आलमी ताकत है सारी, तीनों के तीनों जो है, रशिया, चाइना और अमेरिका, इन तीनों के पास पावर तो है। तो जब इजराइल ने कंडेम किया तो रशियंस ने कहा कि ये जो गोलान हाइट्स का इलाका है शाम के और इजराइल के बॉर्डर पर, गोलान हाइट्स, ये आपका कैसे है भाई? इजराइल का आपका कैसे है? रशियंस ने कहा है कल कि हम तो नहीं मानते कि ये आपका इलाका है, रशियन उन्होंने कह दिया। और ये याद रहे कि इसके साथ ही सीरिया के अंदर रूसी फौजें मौजूद हैं।
ऐसे में रूस का गोलान हाइट्स को इलीगली इजरायली ऑक्यूपाइड इलाका मानने का मतलब, इंडिया भी अगर कंडेमनेशन करता है रूस की, तो कश्मीर को भी रशिया इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका मान सकता है। गोलान हाइट्स को जैसे उन्होंने मान लिया है ना कि ये इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, कश्मीर को भी मान सकता है अगर इंडिया इस मौके पे रशिया के अगेंस्ट गया तो, क्योंकि पुतिन कह चुका है पहले ही कि जो हमारे सामने आएगा बुलडोज हो जाएगा। तो उधर इजराइल के लिए खतरा पैदा हो गया है कि अब तो पर्दा ही नहीं रहा ना, हमास और हिजबुल्लाह को रशिया अब खुल के सपोर्ट करने लगा है। और रशियंस कह चुके हैं गोलान हाइट जो है वो इजराइल का हिस्सा था ही नहीं कभी, और ये तो इलीगली ऑक्यूपाइड है। अब यहाँ पे आप देखें कि वाशिंगटन वाला बाबा जोर लगाने जा रहा है इंडिया के ऊपर कि तुम कंडेम करो रशिया को, और अगर उन्होंने कंडेम कर दिया तो कश्मीर पर रशिया का जो ट्रेडिशनल स्टांस है ये चेंज हो सकता है। तो डिप्लोमेटिकली और मिलिटरली इंडिया के लिए बड़ा बुरा, यूक्रेन का जो कुछ भी हुआ है ना, इंडिया के लिए बड़ा बुरा हुआ है। जो कुछ भी हुआ है डिप्लोमेटिकली मिलिटरली बड़ा बुरा हो गया है, और 86% जो उनके असला को रातों रात या 1-2 साल के अंदर अंदर चेंज करना नामुमकिन है। इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है कि अपने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक रात में चेंज कर दे। और फिर इस सूरत हाल में जबकि वहाँ से नए हथियार नहीं आ रहे होंगे, जब वहाँ से स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे होंगे, तो और क्या चाहिए चाइना को। चाइना के लिए तो आइडियल, पाकिस्तान और चाइना के लिए तो आइडियल टाइम आने वाला है कि वो ये जो उनके मकबूजा इलाके हैं उन पर कोई एडवेंचर करें। इंडिया की तो कोई सप्लाई लाइन ही नहीं रही अभी मौजूद। अब देखें खुद ही उन्होंने वेस्ट वालों ने बंद करा दिया, और इंडिया रूस के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। इससे वेस्ट की भी इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये बड़ा आइडियल टाइम इनके लिए आने वाला है। 2022 के एंड और 2023 की शुरुआत में हो सकता है कि आपको कोई एडवेंचर देखने को मिले। ये जो सारे डिस्प्यूटेड इलाके हैं ना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच, इन पे कोई एडवेंचर हो सकता है इस अरसे के दौरान।